अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज में मैं हूं जवाद कमाल और मैं हूं सहर फातिमा। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे इस खबर के साथ कि पाकिस्तानियों के लिए एक और खुशखबरी सामने आई है। यूरोपीय कमीशन और यूरोपीय एविएशन सेफ्टी एजेंसी ने PIA की यूरोप के लिए परवाजों पर आयद पाबंदी खत्म कर दी। वजीर दिफा हवाबाजी ख्वाजा आसिफ ने कहा, ये एक तारीखी दिन है। PIA का ऑपरेशन जल्द बहाल हो जाएगा। यूरोपीय कमीशन और यूरोपीय एविएशन सेफ्टी एजेंसी ने PIA की यूरोप के लिए परवाज़ों पर आयद पाबंदी ख़त्म कर दी। पाकिस्तानियों के लिए बड़ी खबर है। वज़ीर दिफा हवाबाजी ख्वाजा आसिफ ने कहा, यह एक तारीखी दिन है। PIA का ऑपरेशन जल्द बहाल हो जाएगा। पाकिस्तानियों के लिए एक और बड़ी खुशखबरी सामने आ गई। पाकिस्तानी अवाम के लिए आज तारीखी दिन है। पाकिस्तानी शहरी अब यूरोपीय ममालिक का PIA से सफर कर सकेंगे। यूरोपीय कमीशन और यूरोपीय एविएशन सेफ्टी एजेंसी ने PIA की यूरोप के लिए परवाजों पर आयद पाबंदी खत्म कर दी। PIA इंतजामिया ने गुज़िश्ता 4 साल की अनथक मेहनत के बाद ये अहम संग मील उबूर किया। वजीर दिफा हवाबाजी ख्वाजा आसिफ ने कहा कि ये एक तारीखी दिन है। ये कामयाबी वजारत हवाबाजी की मुकम्मल तवज्जो से मुमकिन हुई। वाज़ेह रहे कि यूरोपीय यूनियन एयर सेफ्टी एजेंसी ने PIA में पायलट्स के जाली लाइसेंस का मामला सामने आने पर 30 जून 2020 को PIA की यूरोपीय ममालिक के लिए परवाजों को मुअत्तल किया था। ताहम हुकूमती काविशों से पाबंदी को आर्जी मुअत्तल करते हुए PIA को 3 जुलाई 2020 तक परवाज़ें चलाने की इजाज़त दी गई थी। अवाम पाबंदी के बाद अब यूरोपीय सेक्टर्स पर दोबारा PIA पर सफर कर सकेंगे। तारीखी दिन है। पाकिस्तान का मुस्बत तशख़्ख़ुस दुनिया के सामने वाज़ेह हुआ। कौमी एयरलाइन से मुतालिक खुशखबरी सुनाते हुए वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने बोल न्यूज़ को बताया कि रूट बहाली का क्रेडिट सिविल एविएशन को जाता है। अहम इक़दाम में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सरपरस्ती हासिल थी। वज़ीर दिफा ने बोल न्यूज़ पर दिन की सबसे बड़ी खुशखबरी सुना दी। हमने तमाम उनकी रिक्वायरमेंट्स जो है ना वो मीट की हैं। जो अप्रूवल हमें आज मिली है अल्लाह के फजल से, उसकी वजह से हमारा लंदन और मैनचेस्टर और बर्मिंघम और ग्लासगो भी जो है रिवाइव हो जाएगा। हमारा एक रिस्पेक्ट जो है वो इंटरनेशनली रिस्टोर बहाल हुआ है। वज़ीर दिफा ने तारीखी कामयाबी पर CAA की कोशिशों की तारीफ की। बोल न्यूज़ को बताया 3.5 साल मेहनत करके स्टैंडर्ड्स को मुकम्मल किया। वो मुस्तहक हैं फ्यूचर एविएशन वाले कि जिस तरह उन्होंने पिछले 3 साल में 3.5 साल में मेहनत करके जो भी ऑब्जेक्शंस रेज हुई थी हमारी एविएशन के खिलाफ, हमारी एयरलाइन के खिलाफ, वैसे हमारे रूट्स कैंसिल हुए थे, उसको दोबारा असर नौ हम एक किस्म का अपनी एविएशन इंडस्ट्री को एस्टैब्लिश कर रहे हैं। निजकारी से मुतालिक तफसीलात देते हुए ख्वाजा आसिफ का बोल न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू में कहना था, प्राइवेटाइजेशन की लिस्ट पे एक अटेम्प्ट ऑलरेडी हो चुका है जो कामयाब ना हुआ। अब मेरा ख्याल है कि उसकी कामयाबी के भी अगर नेक्स्ट अटेम्प्ट जो है किया जाता है तो उसकी कामयाबी के इम्कानात भी जो है बहुत रोशन होते हैं। ख्वाजा आसिफ ने बड़ी कामयाबी को ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए बड़ी खबर करार दिया। बोले, रूट बहाली से समंदर पार पाकिस्तानियों को सबसे ज्यादा सहूलत मिलेगी। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में इंतशार और फसाद फैलाने वालों के हवाले से टास्क फोर्स बना दी है। इस्लामाबाद में वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत अमन अमान की सूरत हाल पर आला सतह का इजलास हुआ। दौरान इजलास वज़ीर आज़म ने वज़ीर दाखिला सेनेटर मोहसिन नकवी की सरबराही में टास्क फोर्स कायम की, जो गुज़िश्ता दिनों इस्लामाबाद में इंतशार और फसाद फैलाने वालों की निशानदही और मौसर कार्रवाई करेगी। इजलास में फसाद रोकने के लिए वफाकी इंसदाद फसादात फोर्स बनाने का भी फैसला कर लिया गया। बातें नहीं, अब एक्शन होगा। इंतशारी टोला नहीं बचेगा। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत अमन व अमान की सूरत हाल पर इजलास हुआ, जिसमें इंतशार और फसाद फैलाने वालों के खिलाफ भरपूर एक्शन की तैयारी कर ली गई। कार्रवाई के लिए वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की सरबराही में टास्क फोर्स तश्कील दे दी गई। टास्क फोर्स में वज़ीर कानून आज़म नसीर तारड़, वज़ीर इक्तिसादी उमूर अहद चीमा, वज़ीर इत्तलात अता तारड़ और सिक्योरिटी फोर्सेस के नुमाइंदे शामिल होंगे। टास्क फोर्स 24 नवंबर को इंतशार फैलाने में मुलव्विस अफराद की निशानदही करेगी। इजलास में आर्मी चीफ और नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने भी शिरकत की। इजलास में फसाद रोकने के लिए वफाकी इंसदादी फसादात फोर्स बनाने का भी फैसला कर लिया गया। इंसदाद फसादात फोर्स को बैनुल अक़वामी मयार की पेशा वराना सलाहियतों और साजो सामान से लैस किया जाएगा। इजलास में वफाकी फॉरेंसिक लैब के क़याम की मंजूरी दी गई, जिसमें ऐसे वाक़यात की तहकीकात और शवाहिद इकट्ठा करने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल यकीनी बनाया जाएगा।
وزیر اعظم نے تحریک انصاف کو تخریب کار جتھا قرار دے دیا۔ امن و امان سے متعلق اجلاس میں خطاب میں بولے پی ٹی آئی سیاسی جماعت نہیں، ان کے خلاف کارروائی کی جائے، ایف آئی آرز کاٹی جائیں، ذمہ داروں کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے، یقینی بنائے آئندہ کبھی ایسا نہیں ہوگا۔ وزیر اعظم نے واضح کیا کہ ان کو پاکستان تباہ کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ کیا پاکستان کو ہم نے اس جتھے کے حوالے کرنا ہے؟ خیبر پختونخوا سے سازشیں ہو رہی ہیں۔ انہیں معیشت کی کوئی پرواہ نہیں، انہیں کوئی پرواہ نہیں کہ پاکستان آئی ایم ایف کے ہاتھوں جکڑا ہوا ہے۔ خیبر پختونخوا حکومت کا ایک ہی ایجنڈا ہے، ہر چیز کو تہو بالا کر دیا جائے۔ یہ پولیٹیکل پارٹی نہیں ہے، یہ ایک فتنہ ہے اور یہ ایک تخریب کاری کا ایک جتھا ہے، ایک گروہ ہے۔ اس کے پیچھے ایک انتہائی تخریب کاری کی سوچ ہے۔ ان سب کے خلاف ایف آئی آرز کاٹی جائیں اور ان کی پروسیکیوشن ہو سالڈ گراؤنڈز کے اوپر۔ اس سے بڑی پاکستان کے خلاف دشمنی اور کیا ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑا کوئی دشمن پاکستان کو ہو سکتا ہے؟ ہمیں ہر چیز وہ کرنی چاہیے کہ دشمنان پاکستان کو ہاتھ اس وقت نہ تو روکیں، اس کو توڑ دیں۔ کے پی کی جو گورنمنٹ کی آئے دن رات جو ان کی سازشیں ہیں، ان کو کوئی پرواہ نہیں کہ الحمدللہ 32% سے پچھلے سال آج 6-7% سے کم ہماری جو انفلیشن ہو چکی ہے۔ ان کو کوئی احساس نہیں کہ پالیسی ریٹ جو ہے وہ 22% سے آج 15% پہ آ گیا ہے۔ آئی ایم ایف کے وہاں پر مخالفت ہوئی، بعض پاکستان کے مخالفین نے، ان کا ایک ایجنڈا ہے کہ ہر چیز کو تہہ بالا کر دو، ہر چیز کو برباد کر دو۔ اب آپ کو بتائیں کہ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی نے 6 دسمبر کو جوڈیشل کمیشن کا ایک اور اجلاس طلب کر لیا ہے، جس میں جسٹس شاہد بلال کے آئینی بینچ میں شمولیت پر غور ہوگا۔ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی نے 6 دسمبر کو جوڈیشل کمیشن کا ایک اور اجلاس طلب کر لیا، جس میں جسٹس شاہد بلال کی آئینی بینچ میں شمولیت پر غور ہوگا۔ 6 دسمبر ہی کو پشاور اور سندھ ہائی کورٹ میں بھی ججز تقرری کے لیے اجلاس شیڈیول ہے۔ آئینی بینچ نے جسٹس عائشہ ملک کی جگہ ملٹری کورٹس کیس میں نئے جج کی شمولیت کے لیے کمیشن سے رجوع کیا تھا۔ کہ انصاف کا عمل سیاسی نہیں رہا، وہ ایک ملک دشمن جتھا بن چکی ہے۔ اسلام آباد پر سوچے سمجھے پلان کے تحت یلغار کی گئی۔ ریاست نے اس حملے کا دفاع کیا۔ سینیٹر عرفان صدیقی کی بول نیوز سے خصوصی گفتگو، بولے ایک صوبے میں گورنر راج لگانے کی مثالیں ماضی میں بھی رہی ہیں، یہ کوئی انہونی بات نہیں، اس طرح کے حملوں کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، حکومت کو ایکشن لینا پڑے گا۔ پولیٹیکل پارٹی نہیں ہے، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ انہوں نے جتھا بندیاں کی ہوں، پوری لشکر کشی کی ہو، وفاق کے اوپر چڑھے ہوں، ایسا نہیں ہوا ہے کبھی۔ تو یہ کوئی شو نہیں تھا، نہ ہی اسے فلاپ کہنا چاہیے، یہ باقاعدہ حملہ تھا اور اس حملے کو بگایا گیا یا اس کا مقابلہ کیا گیا یا اس کا دفاع کیا گیا یا اس کو شکست دی گئی۔ یہ پارٹی کا پرچم اٹھائے ہوئے یہاں حملہ کرتی ہے تو پھر اس کو میرا خیال ہے ڈیفرنٹ اینگل سے دیکھنا چاہیے۔ ماضی میں ہمارے ہاں تو جو گورنر راج لگنے کی مثالیں پاکستان قائم ہونے کے فوراً بعد شروع ہو گئی تھی، تو اس لیے یہ کوئی انہونی بات نہیں ہے۔ قانون کے اندر، آئین کے اندر اس کی گنجائش موجود ہے۔ وہ جمہوری حل ہے اور وہ جمہوریت کو برقرار رکھنے کے لیے ہوتا ہے۔ اگر وہ ایکسرسائز نہ کیا جائے اور اس طرح کے حملوں کو جواز بخش دیا جائے تو پھر معاملات آپ کی گرفت سے نکل جاتے ہیں۔ صوبے کی کشیدہ صورتحال، گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی نے 5 دسمبر کو اے پی سی بلانے کا اعلان کر دیا ہے۔ میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ اے پی سی میں تجاویز لے کر وفاقی حکومت کے پاس جائیں گے۔ کے پی حکومت اپنے لیڈر کی رہائی میں لگی ہوئی ہے، ہمیشہ وفاق پر چڑھائی کرتی ہے۔ صوبہ دہشت گردوں کے حوالے کر دیا گیا، صوبے میں امن کے لیے تمام جماعتوں کو اکٹھا کروں گا۔ سربراہ اے این پی ایمل ولی خان بولے ضلع کرم میں فسادات پر پوری قوم غمزدہ ہے، جو بھی امن کے لیے قدم اٹھائے گا ہم ساتھ ہوں گے۔ ہر غیر سیاسی اور پرتشدد جماعت پر پابندی لگنی چاہیے۔ ایسا چیز ہمارے ساتھ یا میرے ساتھ تو کم از کم ڈسکس نہیں ہوئی۔ پروویژن کانسٹیٹیوشن میں موجود ہے، اگر وفاقی حکومت سمجھتی ہے کہ حالات اتنے خراب ہیں تو وہ گورنر راج لگا سکتے ہیں۔ وفاق کو بھی اس چیز میں سنجیدہ ہونا چاہیے کہ اگر آپ کسی کے خلاف ایف آئی آر کاٹتے ہیں، وہاں پر سرکاری املاک کو نقصان ہوتا ہے، ڈی چوک پر جس قسم کی چیزیں ہوئی ہیں، لہٰذا اس کو بھی دیکھنا چاہیے کہ اگر قانون ہے تو سب کے لیے ہونا چاہیے۔ ادھر قوم کے سروں پہ سودا بازیاں ہو رہی ہیں، ادھر گاؤں میں آگ لگی ہوئی ہے، ادھر روزانہ شہادتیں ہو رہی ہیں، اور اس کو بھی اگر ہم سنجیدہ نہ لیں تو پھر ہم میں اور ان میں پھر کوئی فرق نہیں بچتا۔ پی ٹی آئی کا جو کردار ہے، ان کا رویے غیر جمہوری اور غیر سیاسی ہے۔ ہر وہ تنظیم جو غیر جمہوری ہو، غیر سیاسی ہو
या तशद्दुद की तरफ उसकी जहन साजी हो, उन पे बैन करना चाहिए। जब पुख्तून ऐसे हालात में होते तो अवामी नेशनल पार्टी उन पुख्तूनों के लिए इंशाअल्लाह हर वक्त मैदान में, हाँ APC हमने नहीं बोला है, बाकी जो किरदार है वो हमने अदा किया और कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी गवर्नर राज और पार्टी पर पाबंदी के हक में नहीं है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा सूबे और सियासी जमात को अपनी इस्लाह करना होगी। CCI इजलास बुलाने का हमारा मुतालिबा आईनी ज़रूरत है। सवाल ही पैदा नहीं होता कि सिंध के हिस्से का एक कतरा भी कोई ले सके। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कभी भी ना गवर्नर राज ना किसी पॉलिटिकल पार्टी पे बैन की बात। हाँ, उस पॉलिटिकल पार्टी को और उस सूबे को अपनी इस्लाह करनी, उस पॉलिटिकल पार्टी को एक पॉलिटिकली सोचना होगा, वो हमारा मुतालबा है। और ये मुतालबा मेरा कोई ऐसा नहीं कि मुराद अली का दिल चाह रहा है तो CCI मफादात की काउंसिल का इजलास बुला लें। ये आईनी जरूरत है कि हर 3 महीने में, हर 90 दिन में एक इजलास हो। सिंध के साथ सवाल ही नहीं पैदा होता कि सिंध के हिस्से के पानी का एक कतरा भी किसी और को देने के लिए। मुल्क को डिफॉल्ट होने से बचाए सहकाम की जानिब गामजन है। मजबूरी तौर पर मुल्क के इक्तिसादी अशारिये दुरुस्त समत में है। महंगाई की शरह में कमी हुई। वफाकी वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल का तकरीब से खिताब। कहा हमारी आबादी में तेजी से इजाफा हो रहा है, वसाइल सुकड़ रहे हैं। किसी भी कौम के खुद मुख्तारी के लिए मईशत का मजबूत होना जरूरी है। पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट होने से बचा लिया। अगर जो महंगाई है उसकी शरह 38% से गिर के 7% से नीचे आ चुकी है, और इसी तरह जो हमारे ग्रोथ के इंडिकेटर्स हैं वो बेहतर हो रहे हैं, और गुर्बत में एक बड़ा कंट्रीब्यूटर आबादी का गैर मामूली इजाफा है। हमारे वसाइल सुकड़ रहे हैं लेकिन हमारी ज़रूरियात बढ़ रही हैं। हमारे साथ गुज़श्ता सालों में कितना बड़ा इक़्तिसाद हुआ है, जब तक हम इस चीज़ का एहसास नहीं करेंगे हमारे मुस्तक़बिल के फ़ैसले भी दुरुस्त नहीं होंगे। हर शख्स और सियासी पार्टी को ये हक देता है कि वो पुरअमन एहतजाज करे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान ने कहा अवाम के हक़ीक़ी नुमाइंदे इक़्तिदार में आएंगे तो ही मुल्क तरक्की करेगा। जमात इस्लामी अवाम के हुकूक़ के लिए जद्दोजहद जारी रखेगी। दुनिया के बाद अमीर लोग फ़लस्तीनियों के साथ हैं। आइन मौजूद है, आइन में इंसानी हुकूक मौजूद हैं, जमहूरी आज़ादियाँ मौजूद हैं, सियासी आज़ादियाँ मौजूद हैं। हर पॉलिटिकल वर्कर को ये हक हासिल है कि वो अपनी आवाज़ बुलंद कर सकता है। हर सियासी जमात को ये हक हासिल है कि वो एहतजाज कर सकती है, वो मुजाहरा कर सकती है। तो ये जाली तरीक़ों से लोगों पे पाबंदियाँ लगाकर अवाम की आवाज़ बंद करने का अमल, ये बहुत ही ख़राब अमल है, काबिल मज़म्मत अमल है। 30 नवंबर को योम यकजहती फ़लस्तीन पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है। फ़लस्तीन में इस वक्त 45,000 से ज़ायद वो लोग शहीद हो चुके हैं कि जिनकी फिगर्स और जनाजे पढ़ लिए गए। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बनने का सिलसिला जारी है। हिस्सेस बाजार में आज भी जबरदस्त तेजी रही। 100 इंडेक्स 1274 पॉइंट्स इजाफे से 1,01,357 पॉइंट्स की नई बुलंद तरीन सतह पर बंद हुआ। हुकूमत की कामयाब माशी पॉलिसियों के सम्राट सरमायाकार पुर एतमाद। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट नई बुलंदियों पर। कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज भी हिस्सेस बाजार में जबरदस्त तेजी रही। कारोबार के इख्तिताम पर 100 इंडेक्स 1,274 पॉइंट्स इजाफे से 1,01,357 पॉइंट्स की नई बुलंद तरीन सतह पर बंद हुआ। स्टॉक मार्केट में दिन भर मजमूई तौर पर 454 कंपनियों के 91 करोड़ 34 लाख से जायद शेयर्स का लेन देन हुआ। हिस्सेस बाजार में 35 अरब 88 करोड़ से जायद मालियत के शेयर्स के सौदे हुए। कल पीपल्स पार्टी का यौम तासीस मनाया जाएगा। कराची के रेलवे ग्राउंड में मरकजी जलसा मुनाकिद होगा, जिससे पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी वीडियो लिंक के जरिए खिताब करेंगे। उम्मीद है कि कराची में हमारे जितने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इवेंट्स हुए हैं, जलसे हुए हैं, रैलियाँ हुई हैं, वो बड़ी भरपूर हुई हैं, और कल के जलसे की भी हमें उम्मीद है कि बड़ा तारीखी और बड़ा भरपूर जलसा होगा। जो निश्तर पार्क हमने जगह सोची थी उससे कई गुना बड़ी जगह है, खुली जगह है। ओहदेदार हैं, मकामी जो MPs हैं, MNAs हैं, कारकुनान हैं, वो इसमें शिरकत करेंगे। और अपने चेयरमैन को चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर पब्बी का दौरा किया, जहां उन्होंने पाकिस्तान और चीन मुश्तरका वॉरियर 8वीं अस्करी मशकों के शुरा से मुलाकात की। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर को मशकों के स्कोप और उनके मकसद के हवाले से किए जाने वाले इक़दामात पर भी ब्रीफिंग दी गई।
आर्मी चीफ ने शुरा की पेशा वाराना महारत बुलंद हौसले को सराहा। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर पब्बी का दौरा। कमांडर रावलपिंडी कोर ने आर्मी चीफ का इस्तकबाल किया। आर्मी चीफ ने पाक चीन मुश्तरका मशकों वॉरियर 8 का मुशाहिदा किया। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ को पाक चीन मुश्तरका मशक वॉरियर 8 से मुतालिक ब्रीफिंग दी गई। आर्मी चीफ ने मशक के शुरा से बातचीत भी की। आर्मी चीफ ने शुरा की पेशा वाराना महारत और बुलंद हौसले को सराहा। पाक चीन मुश्तरका मशक वॉरियर 8 का आगाज 19 नवंबर को हुआ था। 3 हफ्तों तक जारी रहने वाली ये 8वीं ज्वाइंट मशकें 2 तरफा बुनियादों पर सालाना मुनक्किद की जाती हैं। खबर शामिल करेंगे खेल के मैदान से, जहां इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का एग्जीक्यूटिव बोर्ड चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की मेजबानी से मुतालिक कोई फैसला न कर सका। पाक भारत डेडलॉक के बायस बोर्ड मीटिंग हफ्ते तक मुलतवी कर दी गई। जराये के मुताबिक आज होने वाले वर्चुअल मीटिंग में चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने हाइब्रिड मॉडल तस्लीम न करने का पाकिस्तान का मौक़िफ़ दोहराया। मोहसिन नकवी ने पाकिस्तानी मौक़िफ़ से मुतालिक ब्रीफिंग दी और इस पर कोई लचक नहीं दिखाई। T20 स्क्वाड में शामिल खिलाड़ी बुलावायो पहुंच गए। उस्मान खान, सुफियान मुकीम, साहबजादा फरहान, अरफात मिन्हास, उमैर बिन यूसुफ और कासिम अकरम बरास्ता दुबई बुलावाया पहुंचे। पाकिस्तानी T20 टीम के कप्तान सलमान अली आगा, हारिस रऊफ, हसीबुल्लाह, मोहम्मद हसनैन, इरफान खान, तैयब ताहिर, साइम अयूब, अबरार अहमद, आमिर जमाल, जहानदाद खान, अब्बास आफरीदी पहले से बुलावायों में मौजूद हैं। उस बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com और देखते रहिए बोल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।